हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक। तो आज हम लोग अपनी नई बुक शुरू करने वाले हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 हम लोग आज शुरू करेंगे। और क्योंकि इस चैप्टर का अगर आपके पास पुराना एडिशन है, इफ़ यू हैव ओल्ड एडिशन देन इट इज़ योर चैप्टर 2, और अगर आपके पास नया एडिशन है तो आपके पास चैप्टर 1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने सिलेबस वाले सेक्शन में पढ़ा था कि चैप्टर 1 हमारा डिलीट हो चुका है सिलेबस में से, इसीलिए जो पुरानी बुक्स हैं, जो पुराने एडिशन है, उसमें अभी भी हमें क्या शो हो रहा है कि हमारा चैप्टर 2 है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं कि इस बुक का चैप्टर 2 बोलो या चैप्टर 1, बात एक ही है, यानी कि वो कौन सा है। अच्छा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है। तो इस बुक का हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देख सकते हो। तो आई होप आप सभी ने नाम सुना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। जब हमारे यहाँ पे कुछ इलेक्शंस होते हैं, या हम बोले कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। अब बात आती है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी ही क्यों पढ़ रहे हैं, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, पर क्योंकि वो डिलीट हो चुका है तो मैं आपको उसका एक ओवरव्यू बता दूंगी कि हम लोग ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हमने पहले चैप्टर में ये देखा था, हमने काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पढ़ी थी जिससे हमें ये पता चला था। अब बात ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअल में एक सिंपल सी डेफिनेशन पर बेस्ड है। मतलब पूरा चैप्टर, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और वो डेफिनेशन किसके बारे में होगी, डेमोक्रेसी के बारे में होगी। अब नेक्स्ट आता है कि इस चैप्टर में हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड चीज़, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स क्यों, लेट्स सपोज आपको मैंने बता दिया है कि एक एप्पल है, सपोज कि मेरे हाथ में एक एप्पल है, लेकिन आप लोग कैसे पहचानोगे आगे जाकर कि हाँ ये जो एक नेक्स्ट फ्रूट रखा है ये भी एप्पल है, उसके टेस्ट से, उसके शेप से, उसके कलर से। तो सेम चीज़ डेमोक्रेसी एक बार सीख लिया कि हाँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेमोक्रेसी है, बट उसके फीचर्स जानने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी है उसे हम लोग पहचाने कैसे। उसके फीचर्स ही हमें बताएंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले फीचर्स हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इनमें से ज़्यादातर फीचर्स हुए या सारे फीचर्स हुए, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। अब क्वेश्चन फिर से वही आ जाते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी क्यों पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था, मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग पहले तो बस चैप्टर का ओवरव्यू क्यों जानते हैं, हम लोग सीधा चैप्टर शुरू क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग अपनी नेक्स्ट बुक शुरू कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, आपने वो कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, मतलब कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसको ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 1 में बोला था कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब कि आज के टाइम में, आज के वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट फॉर्म है गवर्नमेंट की। इस चैप्टर में ये जो पीपीटीज आपको शो रही है, इसमें कम से कम लिखा होगा, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने साथ जितने भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको अपनी तरफ से रफ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद से भी कुछ प्रिपेयर करोगे तो आप अपनी तरह से उसको एग्ज़ाम टाइम पे एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन हम लोग कर पाएंगे। अगर आप मेरे वाले नोट्स लेकर के बैठ जाओगे या जो आपको यहाँ से अवेलेबल कराए जाएंगे, आप उसमें फिर बाद में देखोगे कि हाँ हमने ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था। तो इसलिए आप अपने खुद के नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करो। तो हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपेंडिंग
इन मोर कंट्रीज, और ये क्या आ रहा है, ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में एक्सपेंड होते जा रहे हैं। मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें हम लोग सबसे ईजिली या बोल सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छे से हम लोग उस डेमोक्रेसी में रह सकते हैं। जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हमारी सोसाइटी में होने वाले हैं वो डेमोक्रेसी में ईजिली सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, जब हम ये चैप्टर हाफ पढ़ चुके होंगे या कह सकते हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वी विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द कंट्री। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो हम लोग खुद से भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी फॉर्म डेमोक्रेटिक है कौन सी नहीं। पर हमें क्यों करना है, हम सिर्फ पढ़ लें बात खत्म। हमें ये इसलिए करना है क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। वो आपको क्वेश्चन में ही केस स्टडी दे देगा पाकिस्तान, चाइना, इन सब की, और फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या ये जो भी वहाँ पे केस स्टडी होगी, क्या इस केस स्टडी में डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या जानना होगा, हमें उसके लिए फीचर्स पढ़ने होंगे कि फीचर्स से ही हमें पता चलेगा कि ये जो डेमोक्रेसी है या ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है। तो अपना चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी यानी कि ये जो चैप्टर है ये आपकी एक बेसिक डेफिनेशन से शुरू होगा। मतलब कि ये डेफिनेशन सबसे बेसिक है, इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे अगर हम उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो। अब क्योंकि डेफिनेशन बनाना भी हमारा बाएं हाथ का खेल है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। तो डेमोक्रेसी क्या है, अभी मैंने बताया था इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इतनी डेफिनेशन तो हमें याद ही हो गई। डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें उसके रूलर्स को हम लोग चूज़ करते हैं। कैसे चूज़ करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू चूज़ करते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वोट कौन करता है, हम लोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बनने वाली है, जो भी मिनिस्टर्स बनने वाले हैं वो कौन बनाते हैं, वो हम लोग बनाते हैं। हमारे पास पावर होती है, क्यों, क्योंकि हम लोग उस कंट्री के सिटीजन्स हैं और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हम ही को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे व्यूज़, हमारे आइडियाज़ और हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन्हीं के पास क्या होते हैं, राइट टू वोट होता है। अब बात आती है डेमोक्रेसी, तो पता चल गया कि एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें कि रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों के थ्रू। अब बात आती है उसके फीचर्स की। तो अगर हमें फीचर्स पढ़ने हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसी को देखेंगे। क्या है बेसिक डेफिनेशन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूलर्स, यानी कि क्या है हमारा फर्स्ट फीचर होगा। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, इलेक्टेड, मतलब कि इलेक्शंस की बात हो रही है तो इलेक्शंस के बारे में पढ़ना क्या है हमारा सेकेंड फीचर है। मतलब कि कुछ भी रट्टा मारना ही नहीं, सिर्फ समझते जाओ और एक डेफिनेशन में ही पूरा चैप्टर एक तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज पीपल। पीपल मतलब अभी बताया था सिटीजन्स, क्योंकि इलेक्ट कौन करते हैं, पीपल, और पीपल कौन होते हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सिटीजन्स, क्योंकि क्या कंट्री में रहने वाले सभी लोग सिटीजन्स होंगे, सिटीजन्स तो सभी होंगे, मगर राइट टू वोट हर एक के पास नहीं है। तो वो किन के पास राइट टू वोट है वो हमको किस में पता चलेगा, इस फीचर में पता चलेगा। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास एक और फीचर है, और वो फीचर है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज। मतलब कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है किस तरह की फॉर्म। देखो क्या है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मतलब कि अभी जो वर्ल्ड चल रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, हर एक कंट्री इज सपोज टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। हर कंट्री चाहती है कि हमें टैग मिल जाए किसका, डेमोक्रेसी का। इसीलिए वो लोग शो करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट एक्चुअल में वो होती हैं या नहीं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए हम हर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते अगर वो हमें शो कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं। अब हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं इसके बारे में हम लोग अपनी केस स्टडी शुरू करते हैं। मतलब कि एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। आई नो हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते उसके बारे में, पर फिर भी पढ़ना तो हो गई। तो हमारा फर्स्ट फीचर है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहता है हमें,
मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय इलेक्टेड लीडर्स। अच्छा, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डेमोक्रेसी का बॉक्स है, मतलब कि वो डेमोक्रेसी के नाम पे क्या मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मगर किस तरह से मांग रहे हैं अगर हम ध्यान से देखें, ये सारी पिक्चर्स आपकी बुक में अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे ठीक से शो नहीं हो रही है तो आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो ये क्या शो कर रहा है कि इसने डेमोक्रेसी तो है, वो वोट भी ले रहा है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो साथ में हमें गन भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में एक आदमी था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उसने क्या किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड द मिलिट्री कूप। उसके पास एक मिलिट्री कूप था, और वो मिलिट्री कूप क्या था, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जा रही हूँ, आपको रफ नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की केस स्टडी पढ़ रहे हैं। और अब क्या केस स्टडी है, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। अब इस आदमी ने क्या किया, ही लेड अ मिलिट्री कूप। इसके पास क्या था, एक मिलिट्री कूप था। मिलिट्री कूप मतलब इसके पास पूरी एक सेना थी। ठीक है, और ये कब की बात हो रही है, अक्टूबर 1999 की बात हो रही है, आई थिंक 1991। अब इसमें क्या हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर। उसके बाद में उसने आके पाकिस्तान में वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू कर दिया। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और जब उसने उस गवर्नमेंट को धक्का मारा तो वो खुद आकर के बैठ गया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने बोला कि अब से इस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन हूँ, मैं हूँ। मैं कौन, परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अब इसके बाद में उसने क्या बोला, उसने अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया। ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन किस में चेंज किया, ही बिकेम प्रेसिडेंट। अब वो क्या बना, एक प्रेसिडेंट बन गया। कहाँ का, पाकिस्तान का। ये की पॉइंट्स आपको याद रखने के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, उसके पास एक मिलिट्री कूप था अक्टूबर में, एंड ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जब पाकिस्तान में पहले से डेमोक्रेसी थी और उन लोगों ने इलेक्ट किया हुआ था डेमोक्रेटिकली ही अपनी गवर्नमेंट को, तो परवेज़ मुशर्रफ ने उसको हटाया और खुद वहाँ पे बैठ गया और क्या बोला कि मैं अब से क्या हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कंट्री का। और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी जो डेजिग्नेशन थी वो चेंज कर दी। नाउ ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। अब इसके बाद उसने क्या किया, उसने एक रेफरेंडम पास किया। ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी है, और आपको इस चैप्टर में मतलब कि जब हम लोग ये केस स्टडी लिखेंगे अपने एग्जाम में तो ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, रेफरेंडम। आफ्टर सम टाइम उसने क्या किया, 2002 में एक रेफरेंडम पास किया विच ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। ये जो रेफरेंडम था इसके अकॉर्डिंग 5 साल का एक्सटेंशन उसे मिल चुका था। 5 साल का एक्सटेंशन जो हमारे पास भी होता है, मतलब कि एक बार गवर्नमेंट बनने के बाद हम लोग 5 साल के बाद ही उन्हें री इलेक्ट करते हैं। तो सेम चीज़ उसने बोला कि अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ और अब मैं 5 साल तक बैठा रहूँगा। अब रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम इज़ अ काइंड ऑफ वोट होता है। जब हम लोग किसी से हाँ या ना में जवाब मांगे तो वो रेफरेंडम होता है एक तरह से। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान में जो वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया थी, पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, मतलब कि वो लोग जो डेमोक्रेसी के लिए एक्टिव थे,
और उसी के लिए अपने धरने प्रदर्शन करते थे। तो क्या हुआ, इन 3 लोगों ने, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और किसने क्या बताया था मैंने अभी, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, इन तीनों ने मिलकर लोगों को बताया, दे डिक्लेयर्ड दैट ये जो रेफरेंडम पास हुआ है ये किस पे हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मतलब अगर मैं आपके घर पे आके आपको गन पॉइंट पे बोलूं कि सबके सामने डिक्लेयर कर दो कि ये जो कार है ये मेरी है, तो वो कार सबके सामने होगी मेरी, बट क्या वो एक्चुअल में मेरी है? नहीं। उसके ऑनर ने सिर्फ इसलिए बोल दिया है क्योंकि उसके पास क्या था, एक फियर था, उसके पास डर था। तो सेम चीज़ पाकिस्तान में हुई थी, रेफरेंडम पास हुआ सबकी रजामंदी से, लेकिन कैसे हुआ, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड की वजह से। अब रेफरेंडम के बाद क्या हुआ, 2002 में ही अगस्त में जो पाकिस्तान था, मतलब कि परवेज़ मुशर्रफ की हम लोग बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसने वहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, क्या, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैन डिसमिस द प्रोविंशियल, और हम बोल सकते हैं नेशनल असेंबलीज ऑफ द कंट्री। मतलब कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये एक्चुअल में जो ऑर्डर था ये हमें क्या बताता था, इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता था, और जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो नेशनल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। मतलब कि वो चाहे तो सिर्फ प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पर ला सकता है अपनी मर्जी से। अब क्या हुआ, ये सारी सिचुएशन थी डर की, जो हमें पढ़नी चाहिए थी ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअल में डेमोक्रेसी है या नहीं। ये क्या था, ये हाथी के छुपे हुए दांत थे। अब हमें कौन से देखने हैं, उसके दिखाने वाले दांत देखने हैं। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, नॉर्मली जैसे इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शन हुए और जो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब कि जितने भी हमारे पास रूलर्स थे, उन सबको हमने इलेक्ट किया। लेट सपोज हम लोग पाकिस्तान में, तो हमने उन्हें इलेक्ट किया, और इलेक्ट होने के बाद उनके पास कुछ पावर्स भी थी, बट द एक्चुअल मेजर डिसीजन मेकिंग पावर वॉज रेस्ट विद द, किसके साथ थी वो पावर, मिलिट्री कूप एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ। क्या था वहाँ पे जो काउंसिल थी ना, वो जो काउंसिल थी उसको कौन सपोर्ट करता था, उसे कौन सुपरवाइज करता था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसको सुपरवाइज करती थी। लेकिन वो जो काउंसिल थी वो भी क्या थी, इट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री कूप, एंड द जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी वो किसके साथ थी, मिलिट्री कूप के पास थी। मतलब कि कोई कुछ भी रूल बना ले या कुछ भी कर ले, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है वो किसके पास है, वो पावर हमारे पास जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उसकी मिलिट्री कूप के पास है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसा उसने दिखाया वैसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए वापस आते हैं, तो इसमें क्या था हमारे पास, हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जब आप लोग फीचर्स लिखोगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो आपको सब हेडिंग्स बना के लिखना होगा। मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आ जाएगी, वही बेसिक डेफिनेशन आपको बार बार यूज़ करनी है। सेकंड, जब आप फर्स्ट फीचर लिखोगे तो उसका सब हेडिंग बनाओगे, ये दिस विल बी योर सब हेडिंग। उसके बाद उस हेडिंग में आप क्या लिखोगे, ये वाली लाइन लिखोगे, यानी कि इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा उसी के पास होनी चाहिए जिसको हमने चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस के बाद रूलर्स बन भी रहे थे, रूलर्स के पास पावर भी थी। बट जब पूरी सोसाइटी के बारे में सोचा जाएगा तो कौन सोचेगा, परवेज़ मुशर्रफ सोचेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन आता है वो इससे रिलेटेड क्या आता है कि पाकिस्तान विद नो डाउट इट वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन फिर भी हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलते। ऐसा क्यों? तो आपको ये रीजंस देने होंगे जो मैंने आपको भी पॉइंट्स बताए थे कि वहाँ पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ था जो कि एक मिलिट्री कूप लीड करता था,
उसके बाद उसने ओवरथ्रू कर दिया वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और ये सारे जितने भी पॉइंट्स बताए वो आपको लिखने होंगे। ये हमारा फर्स्ट फीचर था। अब हम लोग एक और कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है हमारे चाइना के बारे में, और इसी से हमें क्या पता चलेगा, हमें अपना न्यू पॉइंट पता चलेगा। अच्छा, ये जो हमने फीचर पढ़ा, इससे एक बात और समझ में आ गई कि हमारे पास इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पर क्या वो इलेक्शंस इनफ थे? नहीं, यानी कि हमारे पास इलेक्शंस फ्री होने चाहिए। फ्री ना हो तो एटलीस्ट फेयर तो होने चाहिए, ये तो हमें पता चल ही गया। तो इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, इसी से हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट फीचर बनता है, जो कि क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, या फिर आप चाहो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ये जो पिक्चर है ये कहाँ की है, ये साइरिया की है। साइरिया भी एक छोटी सी कंट्री है। अब इसमें क्या बोले कि नो एंट्री बिफोर यू फिल द फॉर्म, जब तक तुम ये फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये बात किससे कर रहे हैं, डेमोक्रेसी से। मतलब डेमोक्रेसी को भी किसी कंट्री में आने के लिए ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वो डेमोक्रेसी हमारे लिए फ्री तो हुई नहीं। उन्होंने जब ये फॉर्म फिल किया तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसको अप्लाई किया होगा वहाँ पे, और जब टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाए तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं रहती है। तो यही हमें इसमें पढ़ना है कि क्या हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, मतलब कि चाइना की कहानी पढ़ते हैं। चाइना में क्या था, चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे थे, नो डाउट, और वो इलेक्शंस ठीक भी थे। मगर प्रॉब्लम क्या थी, चाइना में इलेक्शंस हो रहे थे प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो रूलर्स थे, जो मेंबर्स थे हम बोल सकते हैं, वो तकरीबन 3000 मेंबर्स थे जिन्हें हमें चूज़ करना था। मतलब कि हम इन्हें चूज़ करेंगे और ये प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो बात तो यही कि हमें राइट तो मिल ही रही, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। मगर क्या हुआ कि जब हम लोगों ने उसमें चूज़ किया तो पहली चीज़, कुछ लोग थे, मतलब कि कुछ मेंबर्स को आर्मी के जो मेंबर्स थे वो चूज़ कर रहे थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब हम लोग चाइना में इन्हें चूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर ना एक पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब इसमें क्या था, ये वहाँ की क्या थी, रूलिंग पार्टी थी। और अगर वहाँ पे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या होगा, कोई भी इंसान अगर वो इलेक्शन में उठ रहा है तो उसको पहले इस पार्टी से वहाँ पे कंफर्मेशन लेना था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर, एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। प्लस वहाँ पे कुछ 8 अदर रूलिंग पार्टीज भी थी। मगर वो जो 8 अदर रूलिंग पार्टीज थी वो भी किसके मेंबर्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ही थी। अब एक बात सोचो, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, पर वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जब भी कोई इंसान इलेक्शंस में उठेगा तो उसे क्या करना होगा, इनसे रजामंदी लेनी होगी, यानी कि इनसे कंफर्मेशन लेना होगा कि क्या हम इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं या नहीं। वो बताएंगे कि आप खड़े हो सकते हो या नहीं, और वो कब बताएंगे, जब या तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर्स होंगे या फिर वो उनके साथ होंगे। तो यानी कि इसमें हमें क्या पता चलता है कि चाइना में इलेक्शंस हो रहे थे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, क्योंकि हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, हम पे कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हम किसे चूज़ करें। तो फिर भी हम लोगों ने चाइना के बारे में क्यों पढ़ा, कि आप लोग 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो पॉज करो और सोचो कि चाइना में सब कुछ ठीक तो है, वहाँ पे 3000 मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ आर्मी के लोग चूज़ करेंगे, कुछ हम लोग चूज़ करेंगे, वो लोग मिलके प्रेसिडेंट बनाएंगे, वहाँ पे पार्टी भी है कम्युनिस्ट पार्टी, प्लस 8 अदर रूलिंग पार्टीज़ भी हैं जो कि उन्हीं के साथ हैं। तो ये आपको खुद से सोचना है एक बार। अब वीडियो रिज्यूम करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पहले मेक्सिको के बारे में, और फिर दोनों को एक साथ कंक्लूड करना है। तो अब क्या है,
आई होप आपने देखा होगा, 1 मिनट तक सोचा होगा कि क्या प्रॉब्लम थी। अपनी प्रॉब्लम को एक जगह नोट कर लो, फिर मैच करना कि वो प्रॉब्लम ठीक थी या नहीं। ऐसा क्यों? इससे आप लोग इंडिपेंडेंट बन सकते हो। मतलब आप लोग क्लास अटेंड करके चीज़ों को सीखो, पर एनालाइज खुद करो कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है या बाकी की चीज़ों को भी एनालाइज कैसे करना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मैक्सिको के बारे में। अब मैक्सिको में क्या हुआ, वहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे थे। वहाँ पे हर 6 ईयर्स के बाद हो रहे थे, यानी कि एवरी आफ्टर 6 ईयर्स वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, और वो इलेक्शंस प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जीत हर बार एक ही पार्टी रही थी। वो कौन सी पार्टी थी? PRI। PRI। आपको वो क्वेश्चन नाम नहीं लेगा सीधा चाइना या मैक्सिको के बारे में, वो PRI से रिलेटेड भी पूछ लेगा। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा खुद से कि आपसे वो मैक्सिको के बारे में पूछ रहे हैं। अब PRI क्या था? ये एक पार्टी थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम था इसका? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब क्या हुआ, वहाँ पे हर बार PRI ही थी जो वहाँ पे जीत रही थी कंटिन्यूसली। अब इस वजह से क्या हुआ, जब वो बार बार जीते जा रहे हैं तो हमें बाद में पता चला कि PRI क्या करती है। पहली चीज़, वो अपनी कैंपेन के लिए मनी काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है, मतलब कि पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है। सेकेंड चीज़, वहाँ पर क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सबको फोर्स किया जाता है, ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन्हें फोर्स किया जाता है किस लिए? कि जितनी भी इनकी मीटिंग्स होंगी उन्हें वो अटेंड करनी है। ये सेकेंड चीज़ है कि उन्हें फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इनकी जो मीटिंग्स है उन्हें अटेंड करने के लिए। थर्ड चीज़, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। किस बात की? कि वो दिखाएंगे तो सबको, लेकिन अगर वो अदर पार्टी की बात कर रही हैं तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना होगा, उनके फेवर में आप कुछ नहीं बोल सकते हो। फेवर सिर्फ PRI का करना होगा। ये कौन सी चीज़ थी? थर्ड थी। अब नाउ फोर्थ में क्या था? जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स थे दे ऑल वर फोर्स्ड, उन सबको फोर्स किया जा रहा था टू कन्विंस द पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए टू वोट फॉर PRI, कि आप लोग क्या करोगे? आप लोग PRI को ही वोट करोगे अदरवाइज आपको पता ही है क्या होगा। ये फोर्थ चीज़ थी। और लास्ट में एट द लास्ट मोमेंट समटाइम्स दे शिफ्ट पोलिंग बूथ्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरे जगह पर जो हमारे वोटिंग बूथ्स थे उनको चेंज कर देते थे, यानी कि शिफ्ट कर देते थे। यानी कि अगर हम देखें कि जब पूरी लाइन लगी हुई है, लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे पोलिंग बूथ है ही नहीं, वहाँ पे वोटिंग बूथ है ही नहीं, तो क्या होता था? अगर लोग किसी और को वोट करने वाले हैं तो वो अब नहीं कर पाएंगे ये इसकी फिफ्थ चीज़ थी। अब वापस आते हैं कि हमने चाइना में क्या देखा। चाइना में प्रॉब्लम क्या थी? चाइना में प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं थी, मतलब कि वो इलेक्शंस थे मगर वो फ्री नहीं थे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको वोटिंग करनी है अपनी क्लास में, सपोज़ हमें मॉनिटर के लिए वोटिंग करनी है, पर मॉनिटर के लिए उठ एक ही इंसान रहा है, एक ही बच्चा रहा है, तो क्या होगा? आप चाहो वोट करो या मत करो, अगर नहीं करोगे तो भी वही बन जाएगा, और अगर आपने वोट किया तो ऑप्शन ही वो है। तो यानी कि चाइना में वी हैड नो रियल चॉइस, हमारे पास कोई चॉइस थी ही नहीं, और चॉइस थी भी तो वो किसके साथ थी? रूलिंग पार्टी के साथ थी। सेकेंड, मैक्सिको में क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ पे फ्री इलेक्शंस थे मगर वो इलेक्शंस फेयर नहीं थे। हमें फ्री तो कर दिया था कि आप जिसे चाहो वोट कर लो, मगर कैसे? देवर फोर्सिंग अस, वो हमें फोर्स कर रहे थे कि आपको वोट करना किसे पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ PRI को। तो यानी कि हमारा सेकेंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, कि अगर आप कहीं पे इलेक्शंस कर रहे हो जो कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या बोल सकते हैं उसका बेसिक है, तो वो कैसे होनी चाहिए? आप लोगों को फ्री होना चाहिए, उसमें आप अपनी मर्जी से अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकें, और अगर आपके पास फ्री इलेक्शंस हैं तो वो फेयर भी होने चाहिए, मतलब कि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस भी होने चाहिए जिन्हें हम लोग चूज़ कर सकें। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसमें भी आपको तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे जितने भी थे। इससे हमें पता चलता है कि चाइना में प्रॉब्लम क्या थी और मैक्सिको में
कि उन्हें डेमोक्रेसी को ही अपना फॉर्म फिल करना पड़ा था। मतलब डेमोक्रेसी खुद ही फ्री नहीं थी, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हुई थी। इस वजह से क्या था, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? जबकि हमने क्या पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में कि वहाँ पे जो रूलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और यहाँ पर भी तो वही होता। लेकिन एक्चुअल में जब देखा, मतलब कि एप्पल बता दिया कि एप्पल है, लेकिन जब उसे खाया तो पता चला कि वो तो फोम का बना हुआ था, उसमें एक्चुअल में टेस्ट तो था ही नहीं। तो यानी कि डेमोक्रेसी दिखा तो दी बट वो एक्चुअल में थी ही नहीं। ये था हमारा सेकेंड फीचर। और फर्स्ट फीचर में क्या था हमारे पास पाकिस्तान वाले में, उसमें प्रॉब्लम थी कि मेजर डिसीजन पावर उनके पास नहीं थी जिन्हें हम लोग इलेक्ट कर रहे थे। मतलब कि हम बोल सकते हैं इसमें वो वाली कहावत सूट हो रही है कि इसमें वो कहावत सूट हो रही है, मैं भूल गई, छोड़ो। हाँ, हनी टंग एंड हार्ट ऑफ गर्ल। मतलब कि दिखने में तो हनी टंग है, मगर जब सामने से देखा, जब उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा तो क्या पता चला कि वो ऐसा नहीं था। मतलब कि मुख में राम और बगल में छुरी। मुंह में तो राम राम लिया हुआ है लेकिन साइड में क्या रखी हुई है, साथ में छुरी रखी हुई है। तो मतलब उन्होंने दिखा तो दिया कि डेमोक्रेसी है, बट जब एक्चुअल में उसके बारे में पढ़ा तो क्या हुआ, वहाँ पे डेमोक्रेसी थी ही नहीं, हमें एक्चुअल में पता चला ही नहीं। ये आपके दोनों क्या थे, ये आपके वो पॉइंट्स हैं, आपके फीचर्स हैं। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे फीचर्स पूछ लेगा, वो आपसे कोई एक फीचर पूछ सकता है और उसके बारे में पूरी आपसे डेफिनेशन या उसकी पूरे जो एक्सप्लेनेशन है वो मांग लेगा। तो आपको होमवर्क में आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, फर्स्ट क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी नहीं इन पाकिस्तान देयर वॉज डेमोक्रेसी बट स्टिल it is not a fully democratic country। अब वो बोल सकते हैं एक्सप्लेन वाई सो, कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि इसका रीजन क्या था। या तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे उसने क्वेश्चन के लास्ट में बोला कि एक्सप्लेन वाई, तो आपको क्या बताना होगा, उसकी पूरी जो भी वहाँ पे सिचुएशन थी वो बतानी होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, मतलब ये वाली साइड यही रहेगी, मगर लास्ट में क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूँ कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी उसे डेमोक्रेसी बोलने में, तो आपको वो पॉइंट्स लिखने होंगे कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया थी, मतलब कि वहाँ पे जो मीडिया थी, पाकिस्तानी मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके अकॉर्डिंग वो सब कुछ किस पे था, मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड पर बेस्ड था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए चाइना और मैक्सिको में, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द चाइना एंड मैक्सिको। इन द चाइना एंड मैक्सिको सो दैट, जिससे कि वी कुडंट से इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसकी वजह से हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल पा रहे थे, या फिर वो कौन से फीचर को हाईलाइट कर रही थी, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाकी के जो 2 फीचर्स है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटरशिप वही है जिसमें हम लोग एक किंग की बात करते हैं, लेकिन अगर किंग नहीं है तो हम लोग इस तरह से मिलिट्री कूप की भी बात कर सकते हैं, जिसमें कोई एक अपनी मर्जी से तानाशाही से वहाँ पे रुक जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो हम लोग ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।